नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में तो आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियों की सरगर्मी तेज हो चुकी है और हर पार्टियों के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र में जनसंपर्क का काम शुरू कर चुके हैं। सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही आमने सामने चुनाव लड़ रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और क्षेत्रीय दल हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में ही मानी जा रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हर विधानसभा में चल रहे हैं और वहां से जो भी पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम चुनावी मुद्दों की बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर वो आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो किन मुद्दों को लेकर आम जनता के पास जा रही है। तो आज हमारे संवाददाता गोरखपुर से दिनेश कुमार जी पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज विधानसभा जो 320 विधानसभा मानी जाती है और वहां समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं साधु यादव, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है ये जानने के लिए और उन्होंने क्या क्या समाज के लिए कार्य किया है, उनके परिवार के लोगों की क्या स्थिति रही है राजनीति में, इसमें कार्यक्रम शुरू करने से पहले और साधु यादव जी से मुखातिब होने से पहले हम चाहेंगे कि एक नजर आप इस पर भी डालें। कर खुद को इतना बुलंद कि खुदा भी आकर पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। कुछ ऐसा ही जज्बा लेकर राजनीति के मैदान में कूदे हैं साधु शरण यादव। जंगल अगाही पीपीगंज निवासी स्वर्गीय सत्यनारायण यादव के सबसे बड़े पुत्र साधुता को ही राजनीतिक गुरु मानते हैं, जबकि युवाओं के सच्चे मार्गदर्शक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इनके आदर्श हैं। क्योंकि पिता शिक्षक होने के साथ ही 26 वर्ष तक सामाजिक कार्यों के चलते ग्राम प्रधान रहे, तो साधु को संस्कार और राजनीति विरासत में मिली। इनके एक भाई सुरेंद्र यादव सपा के सच्चे सिपाही हैं और इनकी पत्नी 8 साल तक ब्लॉक प्रमुख भी रही, तो वहीं दूसरे भाई रविंद्र इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। उनकी माता भी 10 वर्षों तक ब्लॉक प्रमुख रही। गोरखपुर विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि हासिल कर व्यवसाय को नित्य नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यही नहीं, पत्नी चिंता यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद तक पहुंचाकर जनसेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अधिवक्ता दिवस पर वकीलों और शिक्षक दिवस पर गुरुओं का सम्मान करना यह कभी नहीं भूलते। स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने 75 ऐसे परिवार जिनके लोगों ने सेना में अपनी भूमिका निभाई है उन्हें सम्मान स्वरूप अंग वस्त्र भेंट किया। बिजली, सड़क, खड़ंजा, नाली के अलावा क्षेत्रवासियों को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मुहैया कराई। सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों को दिलाने के लिए प्रशासन तक अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं। चाहे बाढ़ हो, आपदा हो या कोरोना, सभी में अपनी महती भूमिका अदा कर यह जनता के दिलों के सरताज बने रहे। आज भी ठंड में, सर्द रात में सड़कों पर ठिठुरते लोगों को गर्म कपड़े, भोजन का प्रबंध कराते हैं। समय समय पर अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, वृद्धा आश्रम में फल, कपड़े वितरित कराकर लोगों की दुआएं बटोर रहे हैं। गरीब कन्याओं की शादी और गरीब बच्चों की शिक्षा में उनका सहयोग करते हैं। साधु यादव का मानना है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए जरूरी है, तभी हमारा समाज, प्रदेश और देश की तरक्की को अग्रसर होगा। विधानसभा 320 में है और यहाँ के 57 नेता साधु यादव जी के मौजूद है और आइए ये बाल विवेचना में अच्छी खासी उनकी योग्यता रही है और लोगों को मदद करने में लिए बराबर आगे रहते हैं। कोई भी काम किसी भी तरह का जो इनके पास से काला हो, इनके लोग हैं उस विधानसभा क्षेत्र में, हर एक मोहल्ले, हर एक टोले पे लोग बताते हैं कि नेताजी यहाँ से ये दिक्कतें हैं, वे फौरन जो है कि सामान को किसी तरह से जिस तरह से मुहैया, जिसकी हमारी जैसे चिकित्सा सेवा हुआ उसमें उत्तर दिखाते आइए उनसे बात। जी साधु यादव जी, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी साधु यादव जी, जैसा कि अभी हमारे दर्शकों ने देखा कि आपके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है। आपके पिताजी लगातार 26 वर्षों तक ग्राम प्रधान रहे हैं और उनसे ही प्रेरणा पाकर आपने राजनीति में प्रवेश किया। आपकी माताजी भी ब्लॉक प्रमुख रही हैं। आपकी पत्नी
जो चिंता यादव जी हैं वो जिला अध्यक्ष रही हैं, पंचायत में जिला अध्यक्ष रही हैं, तो काफी पुराना राजनीतिक पृष्ठभूमि है आपका। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके पहले भी आप विधानसभा चुनाव कैंपियरगंज से लड़े हैं या पहली बार आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? इसके पहले हमारी पत्नी 2017 में क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आपस में तालमेल में गठबंधन हो गया था, तो 2017 में हमको कांग्रेस से चुनाव लड़ना पड़ा था। मतलब आपकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी हैं विधानसभा की और आप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी है, दोनों पार्टियां लगातार कोशिश में है कि किस तरीके से वो मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करें, और इसके लिए तमाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसका 5वां या 6वां चरण चल रहा है। जिसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी विकास यात्रा निकाला है। लगातार देश के प्रधानमंत्री का दौरा उत्तर प्रदेश पे है, उनके अच्छे बड़े बड़े नेता जो हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, वो डेरा डाल चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपको क्या लग रहा है कि जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कैबिनेट मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतार रही है, जिस तरीके से लगातार जनसभाएं हो रही हैं, लगातार लोगों से संपर्क किया जा रहा है, तो आपके विधानसभा में आपकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर खेल रही है। उनकी कोई भी योजना वास्तव में आम आदमी तक नहीं पहुंच पाई। वो झूठ का पुलिंदा लेकर के आए, क्योंकि हर मुद्दे पर खेल है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और वास्तव में गांव के लोग परेशान हैं। गांव में हम लोग जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोग इलाज के अभाव में बिस्तर पर पड़े करा रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है कि वो अस्पताल जाकर के अपना इलाज करा सके। वो गैस सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन बगल में सिलेंडर रखा होगा, लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। इतना महंगा कर दिए, 1020 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया है। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो सिलेंडर को भरा सके। हम लोग तमाम महिलाओं से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं जो उनको उज्ज्वला गैस के नाम पर सिलेंडर दे दिया गया, लेकिन महिलाएं बता रहे बाबू जब 1,000 रुपये मंदिर में, तो हम लोग भराएंगे कहाँ से? और ऐसी तमाम समस्याएं हैं कि लोग उस समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या महंगाई का। भारतीय जनता पार्टी जब जोर शोर से मैदान में आई थी, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हम जब सरकार में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। लेकिन इन सारे मुद्दों पर फेल है। आज न तो कहीं रोजगार का कोई अवसर उपलब्ध हो पा रहा है, न तो महंगाई कम हुई। महंगाई 4 गुना बढ़ गई। जो गैस का दाम 330 रुपए 370 रुपए था, आज तो 1020 रुपया हो गया। मोरा का दाम बढ़ गया 3 गुना 4 गुना। सीमेंट का दाम जो 180 रुपया रहता था, 450 रुपया सीमेंट का दाम हो गया है। साधारण बालू नहीं मिल पा रहा लोगों को घर बनवाने के लिए। लोग अपना घरों का काम तक नहीं करा पा रहे हैं। ये शौचालय बनवाए, लेकिन वहाँ उसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोग मतलब हर तरह से लोग समस्याओं से इसका सामना कर रहे हैं। जी यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी 2017 जो विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उसके पूर्व में 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही। क्या ऐसी कमी आपको नजर आ रही है कि कौन सी कमी रह गई थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो थी इतना अच्छा काम की? जैसा कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमने 5 साल बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या आपको लगता है कि क्या कमी रह गई थी? क्यों आपसे मतदाता नाराज हो गए और आपके पार्टी की ये स्थिति हो गई कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी वो उसकी सीटें इतने कम आई? क्या आपको लग रहा है कि क्या कमी रह गई थी 2017 के चुनाव में जो आपने 5 साल? हम सही बात को उनके कानों तक नहीं पहुंचा पाए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी झूठों बातों को, झूठी बातों को जनता तक पहुंचा दिए। वो इसी वजह से
का जो उन्होंने पुलिंदा ले आया, वो झूठ बात पहुंचाने में सफल है। और सही बात अपने जो विकास कराने वाली पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा कराई गई थी, उन कार्यों को हम लोग जनता के बीच पहुंचा नहीं पाए। सबसे बड़ी हमारी हार का ही कारण था। मतलब जो भी आपके विकास के कार्य हुए या जो भी आपने कार्य कराया वो लोगों तक सही तरीके से आप पहुंचाने में असफल रहे, जिसके वजह से आपको सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा। अपनी बात को सही तरीके से जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए और वो अपनी झूठ बातों को पहुंचाने में कामयाब हो गए। जनता उनके जुमलों में आ गई, 15 लाख के चक्कर में आ गई, वही महंगाई कम करेंगे इस पे आ गई, रोजगार देंगे इस पे आ गई, टीवी देंगे उस पे आ गई। तो हम अपने जो हमारा हमसे गलती हुई कि अपने सही बात को जनता के बीच पहुंचा नहीं। जी, जैसे कि अभी आपने बात किया जुमलों की, भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों की बात करती है, जुमले बोलती है, तो आखिर जैसे आपकी पार्टी ब्लेम कर रही है, तो ये चीज आम जनता क्यों नहीं समझ रही है कि ये जुमले कर रही है? क्यों आखिर पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, आखिर क्या कारण रहा है कि आम जनता, जो आप लोग के अन्य पार्टियों द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जुमले की सरकार है, झूठ बोलती है, तो आखिर दिमाग जो आम जनता है उसके दिमाग में ये बात क्यों नहीं बैठ रही? क्यों आम जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होकर उसको वोट कर रही है? अब एक बार गलती हो गया, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका नाम आगे करके प्रचार प्रसार किया गया। तो 2014 में केंद्र में सरकार बनाने में सफल हो गए और उसका असर 2017 के चुनाव में दिखा। लोग कहे कि नहीं होगा, अगर केंद्र में सरकार भाजपा की, तो उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में का विकास हो। लेकिन 5 साल बीतने वो चले गए, लगभग अब चुनाव का समय आ गया, लेकिन कहीं भी उनका कोई काम धरातल में नहीं दिख रहा है। बस दिए जला रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से राम लक्ष्मण सीता बुला रहे हैं, इन्हीं कामों में वो फंसे हुए हैं। जबकि वास्तव में जरूरत है जनता को। हमारे देश की लगभग 70% आबादी गाँव में रहती है और गाँव के लोग काफी परेशान है इस समय, महंगाई से विशेष परेशान। जिस गाँव में जाइए, जिस गली में जाइए, लोग बस इसी एक बात कहते हैं, गाँव बहुत महंगाई है। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी नहीं उत्तर प्रदेश में या देश में कभी नहीं रखा। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या रणनीति है महंगाई कम करने का समाजवादी पार्टी, जिसे आप बना रहे हैं कि मुख्य मुद्दा महंगाई है? तो समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है, समाजवादी पार्टी की करनी और करनी में कोई अंतर नहीं। तो नेताजी के बारे में भी कहा जाता है और पार्टी के बारे में भी कहा जाता है। समाजवादी पार्टी जो करती है वो करती है। हम जो अपना घोषणा पत्र लेके आए थे, उसमें जो भी वादे माननीय मुख्यमंत्री जी ने या राष्ट्रपति ने किया कहा था, उसमें अक्षर से वो लागू हुआ। समाजवादी पार्टी का जो शुरू से नारा रहा कि दवा पढ़ाई मुक्ति हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, इसको भी समाजवादी पार्टी ने काम किया और आगे इस पे काम करेगी। 1 रुपए की पर्ची पे इलाज हो रहा था, आज उसको बढ़ा करके 50 रुपया कर दिया गया। तो महंगाई का एक कारण है। बहुत सारी चीजें कहीं सस्ती होगी तो उसका असर और जगहों पे दिखाई देगा। जैसे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो तमाम तरह के भत्ते थे उसको लागू किया था, लोगों को दिया जा रहा था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सारे भत्तों को बंद करके क्या वो संदेश देना चाहती थी? और उसके बाद जब पुनः अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जो पूर्व में जो भत्ते, बेरोजगारी भत्ते थे, तमाम तरह के इस तरीके से थे जो लोगों को दिए जाते थे, तो क्या आप पुनः इस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार उन भत्तों को लागू करेगी? विश्वास ऐसा करेगी क्योंकि अभी तो अपना राष्ट्रीय दे चुका है, लेकिन अभी जब तक घोषणा पत्र नहीं आना पाता तो हम इसके बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि जब नेताजी को वोट दिए तभी वो काम किए थे, बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्याधन उन्होंने काम किया था। तो हमें विश्वास है कि सरकार बनेगी तो इन योजनाओं पे मंत्री जी काम करेंगे। जैसे आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से कैंपियरगंज से, तो आपको क्या लगता है कि जो 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो कितना काम आपके विधानसभा में हुआ है या नहीं हुआ है? या किन मुद्दों पे आप विधानसभा चुनाव में, यदि आप विधायक होते हैं, आपको चुनाव में जीत मिलती है, तो किन मुख्य विकास के मुद्दों पर अपने विधानसभा में आप काम करना चाहेंगे? विकास का मुद्दा तो है ही, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का, लेकिन सबसे बड़ा
आज बेरोजगारी का है। पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। इनकी कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हो पाई। कोई भी इनका अभी परीक्षा देख लीजिए, पेपर लीक हो गया। सारे जितने भी नियुक्तियां निकालते हैं, बांध के निकालते हैं, सब कहेंगे कि पेपर लीक हो जा रहा है, निरस्त हो जा रहा है। अभी टेट का जो मामला था, आप लोग जो है आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग निकालने का प्रयास किया गया। किस तरह से काउंसिलिंग पेपर लीक कराया गया, तो ये जो हम देखते हैं ना, तो कोई पुलिस की भर्ती हुई ना, कोई जरूर भर्ती हुई क्या नहीं। तो अभी देखिए 69,000 जो शिक्षक हमारी सरकार में भर्ती हुए थे, अभी वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां जलाई गई, गर्भवती महिलाओं को पेटों पर लात मारा गया। तो जनता कहीं न कहीं परेशान है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी मुख्यमंत्री ये गाँव का काम करेंगे और सबको वो रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जी, जैसे बात हो रही है रोजगार की और बेरोजगार की, तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय वित्तविहीन विद्यालय के जो अध्यापक थे उनको 1,000 का जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अनुदेशक हैं, उनकी सैलरी जो मानदेय था वो कुछ बढ़ा के था। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने मानदेय घटा दिया। और शिक्षा मित्रों में भी यही स्थिति थी। आपके यहाँ शिक्षा प्रेरक थे, जो शिक्षा प्रेरक 2018 के बाद बेरोजगार हो चुके हैं। लगभग प्रदेश में उनकी 1 लाख की संख्या है और बार बार राज्यसभा में और अन्य जगहों पे इस मुद्दों को अनेक विधायकों ने और सांसदों ने उठाया इस चीज को। तो आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा प्रेरक थे, जो लोग शिक्षा केंद्रों पे पढ़ाते थे या साक्षरों को पढ़ाते थे, अचानक से उनको 40 माह का मानदेय दिए भी नहीं। जैसे मैं बता दूं कि केंद्र सरकार की योजना थी, लेकिन जब तक 2018 तक का काम चला उसमें भी उनको 40 माह का मानदेय नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जो भी ये चीजें हैं, भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी ये नॉलेज में है, उनके द्वारा इस तरीके के तमाम कदम उठाए गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसको वापस की, तो पुनः उन सब चीजों पे ध्यान देगी आपकी पार्टी की सरकार? इस मुद्दे पर हमारी पार्टी सरकार ध्यान देगी। इसके पहले मुख्यमंत्री ने ही शिक्षा मित्रों को अस्थायी किया था और अभी उनका बयान भी लोगों के माध्यम से और लोगों को जानकारी भी उन्होंने कहा है कि जैसे कि हमारी सरकार बनती है पहले प्राइवेट शिक्षा मित्रों को हम अस्थायी करना देंगे, ताकि कभी भी भविष्य के साथ छेड़छाड़ न हो सके। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो वैसे भी नेताजी का उदाहरण जो लोग देते हैं कि उन्होंने जब शिक्षकों की 60 वर्ष सेवानिवृत्ति की आई थी तो उन्होंने 62 वर्ष करने का काम किया। तो नेताजी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम करने का काम किया, चाहे वो उर्दू अनुदेशकों का भर्ती हुआ या संस्कृत विद्यालयों में जो अध्यापकों का भर्ती का मामला था, उसको भी नेतावादी काम समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया। जी, तो हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी साधु यादव जी, जिनसे आपने सुना कि किस तरीके की तैयारी है समाजवादी पार्टी की आने वाले विधानसभा चुनाव में, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।